नमस्कार दोस्तों, HPFR 2009 सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रूल 28 बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन चैप्टर नंबर 3, जिसमें बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम रूल 28 नियम 28 की चर्चा करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 202 भाग 1 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल राज्य की लेजिस्लेचर के सामने एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि बजट कहा जाता है, वो चर्चा के लिए रखेंगे। इस एनुअल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर होगा। इसमें दो चीजों में ध्यान रखना होता है कि द बजट टू द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी प्रोसेस्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल 202 से लेकर के 206 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 से लेकर के 6 तक में जो प्रावधान है उनके अनुसार किया जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल इशू गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल द डिपार्टमेंट शैल कंप्लाई विद दोज गाइडलाइंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट गाइडलाइंस जारी करेगा कि किस तरह से ये एस्टिमेट्स बनाने हैं टाइम टू टाइम, और सभी डिपार्टमेंट उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। रूल 29 में कंटेंट्स ऑफ द बजट की बात है। द बजट शैल कंटेन्स द फॉलोइंग एसेंशियल, नेमली 5 भाग बजट के अंदर होंगे, उसके 5 पार्ट हो गए। एसेंशियल उसके जो आइटम्स हैं, उसके अंदर 5 आइटम्स जरूर होगी, जिसमें कि पहली है एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो आपका है, उसमें कितना आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट होगा। दूसरा है एस्टिमेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। उस फाइनेंशियल ईयर में आपने किस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम पर कितना खर्चा करना है, उसका एस्टिमेट होगा। तीसरा है एस्टिमेट ऑफ ऑल इंटरेस्ट, डेब्ट, सर्विंग चार्जेस एंड एनी रिपेमेंट ऑफ द लोन्स। दूसरी लायबिलिटी, जैसे इंटरेस्ट की लायबिलिटी है और ऋण की लायबिलिटी है, ऋण के जो चार्जेस है उसकी लायबिलिटी है, और लोन को वापस करना, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस चुकाने के लिए उसके एस्टिमेट भी इसका पार्ट होगा। चौथा होगा मीडियम टर्म फिस्कल प्लान इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005। बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार मीडियम टर्म फिस्कल प्लान भी इसमें होगा। पांचवा इसका जो भाग होगा, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी तो इसके बारे में इसमें रिसीव होगा। देखिए, रूल 30 पे जब हम आते हैं तो यहाँ हम रिसीप्ट एस्टिमेट की बात करते हैं। The detailed estimate of receipt shall be prepared by the concerned authorities separately for each measure head in the prescribed form, giving thereunder the breakup of the minor and subhead wise estimate along with actual of the past 3 financial year. Where necessary, item wise breakup shall also be furnished, highlighting individual terms of the significance. Any major variation in the estimates with reference to the past actual and budget estimates shall be supported by the concerned regions. इसमें मेजर हेड, सब हेड और माइनर हेड पर बाइफर्केशन के साथ जो है ये रिसीप्ट के सारे एस्टिमेट्स इसमें आएंगे। तीसरा है रूल 31 में बताया गया है कि
एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स। जिस तरह से रिसिप्ट के एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स आपने अथॉरिटीज ने देने हैं, उसी तरह से एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स भी आएंगे। ये कहता है कि द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट शैल शो सेपरेटली द सम required to meet the expenditure charged on the consolidated fund under Article 202 of 3 of the Constitution and some required to meet other expenditure which a vote of state legislature is required under Article 203(2) of the Constitution. एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स में दो बातें ध्यान रखनी है, वो सारे के सारे सम्स होंगे, सेपरेटली करने पड़ेंगे, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिसकी देनदारी होगी, और दूसरे वो सम्स भी आपको रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे जिसके लिए वोट ऑफ लेजिस्लेचर की जरूरत है अंडर द आर्टिकल 203 ऑफ द 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द एस्टिमेट शैल आल्सो डिस्टिंग्विश provisions for expenditure on revenue account from other expenditure including expenditure on capital account, on loans by the government and other repayment of loans, treasury bills and wage and means of advances। जैसे पहले भी बताया गया है कि भाई ये एस्टिमेट भी इसमें आपको आने पड़ेंगे। तीसरा होगा द डिटेल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन दैट इज सब और डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द प्रिस्क्राइब्ड मेजर एंड माइनर heads separately for plan, non-plan expenditure. Estimates shall include suitable provision for liabilities of the previous financial year left unpaid during the relevant financial year. पिछले साल की अगर कोई लाइबिलिटी आपको अनपेड रही है, उसके लिए भी आप सुइटेबल तरीके से जो है इसमें मेंशन करेंगे। फोर्थ है द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ बोथ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड बजट एस्टिमेट फॉर नॉन प्लान after being scrutinized and approved by the administrative department concerned shall forward it to the finance department in each manner and form as may be prescribed। रूल 32 के तहत हम चर्चा करेंगे कि डिमांड्स फॉर ग्रांट के बारे में। The estimate for expenditure for which vote of legislature are required shall be in the form of demands for grant। जो जिसके लिए वोट ऑफ लेजिस्लेटर की जरूरत है वो इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स ऑफ, इसके तहत वही होगा। इसमें पहली बात क्या होगी, पहली तो ये होगी, दूसरी क्या होगी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में, वन डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी presented in respect of each department provided that more than one demand may be presented in respect of the major department। मेजर डिपार्टमेंट, बड़े जो डिपार्टमेंट है उसमें एक से ज्यादा भी डिमांड फॉर ग्रांट आप दे सकते हैं। तीसरा है ईच डिमांड शैल इंक्लूड प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर सर्विस such as provision on account of revenue expenditure, capital expenditure, grant to be local bodies and other institutions eligible by law and loans of advances relating to the services। अब आइए आप रूल 33 में फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म क्या होंगे इसके, द फॉर्म ऑफ क्या फॉर्म होगी इसकी, द फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम मतलब ही तो बजट है। एंड डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी लेड डाउन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड नो अल्टरेशन ऑफ अरेंजमेंट एंड क्लैरिफिकेशन शैल बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेड डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बगैर जो है उसमें कोई भी अल्टरनेशन नहीं हो सकता। द सब हेड्स मेजर विच प्रोविजंस फॉर एक्सपेंडिचर आर टू बी मेड इन द डिमांड फॉर ग्रांट और अप्रोप्रिएशन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। The authorized subheads for expenditure in a financial year shall be shown in the detailed demand for grants passed by the state legislature and no change shall be made therein without the approval of finance department। जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेटर ने पास की है डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का, उसी में इसी फॉर्म में ही होगा वो ले, और उसमें किसी भी तरह का चेंज विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के नहीं हो सकता है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ एस्टिमेट, भाई एस्टिमेट्स जो आपने दिए उसकी एक्सेप्टेंस और बजट में उसका इंक्लूड करना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द रूल 34 है द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच डिपार्टमेंट शैल बी स्क्रूटनाइज्ड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट।
जितने भी आपके पास, अच्छा, द फाइनेंस सेक्रेटरी और हिज नॉमिनी में होल्ड मीटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू डिस्कस द टोटलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स along with receipt of the departments. The estimates initially submitted by the department may undergo some changes as a result of scrutiny in the finance. जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को सारे डिपार्टमेंट अपने अपने एस्टिमेट्स दे देंगे तो फिर वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसकी स्क्रूटनी होगी। उस स्क्रूटनी के बाद जो डिपार्टमेंट्स ने एस्टिमेट्स दिए उसमें चेंजेस भी हो सकती हैं। वोट ऑन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि वोट ऑफ अकाउंट क्या है। वोट ऑन अकाउंट, ये रूल 35 इसमें मेंशन किया गया है कि वोट ऑन अकाउंट क्या है कि पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पासिंग द बजट, the finance department may arrange to obtain a vote on account to cover expenditure for 1 month or such longer period as may be necessary in accordance with the provision of article 206 of the constitution. The funds made available under vote on account shall not be utilized for expenditure on the new service. देखिए वोट ऑन अकाउंट का सीधी सीधी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि बजट अप्रूव होने में या बजट सेशन के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बजट सेशन नहीं बैठ सकता है, ठीक है, या बजट पेश नहीं हो सकता है। उसके तहत क्या है कि ये टर्म्स वोट ऑन अकाउंट आती है। इसमें पावर कौन देता है? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 204 है वो इसमें क्या करता है, पावर देता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करता है कि वो अरेंज करेंगे वोट ऑन अकाउंट को कवर करने के लिए। जब तक डिले है आपका बजट उस उतने पीरियड को, यानी कि 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए जरूरी जो खर्चे हैं उसके लिए आप वोट ऑन अकाउंट की अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो अमाउंट इस वोट ऑन अकाउंट के तहत अप्रूव हुआ है वो न्यू सर्विसेज में एक्सपेंडिचर के में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात है रूल नंबर 36, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशंस। भाई अब इनका कम्युनिकेशन करना है। आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल relating to the budget is passed, जब बजट पास हो गया, the finance department shall communicate budget provision to the administrative department with a copy to the account general, which in turn shall distribute the same to their subordinate authorities. The distribution shall also be communicated to the respective district treasury officer who shall exercise check against the allocation of each subordinate authority. अगला आया 37 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है और ये पता भी होना, यही है मेन बात कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेंड। आपने बजट तो पास कर लिया, आपको कम्युनिकेट भी हो गया, अब मतलब पैसे का प्रोविजन हो चुका है, आपके खाते में पैसा आ चुका है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट के पास पैसा आ गया। अब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो आपने एस्टिमेट्स दिए थे कि फलानी चीज इधर उस पर एक्सपेंडिचर जो होना है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन करेगा? द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन प्लेस्ड इन एट देयर डिस्पोजल। पहली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर सारी जिम्मेवारी है उस अप्रोप्रिएशन जो आपको पैसा दिया गया है, जो उनके आधार पर खर्च होना है, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। The control shall be exercised through the head of the department and other controlling officer, if any, and drawing and disbursing officer subordinate to them. देखो ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो कुछ अपने आप कर नहीं सकता क्योंकि उसने तो ऑल स्टेट का देखना है। उसके अंडर वो क्या करेगा, उसके अंडर जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो हेड है और दूसरे कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उनके थ्रू कंट्रोल होगा और फिर आगे जाके डीडीओ को बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके थ्रू ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी बात, ए ग्रांट और अप्रोप्रिएशन शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली टू कवर, कंट्रोल करने के ये फॉर्म बताया जा रहा है गाइडलाइन से एक किस्म से कि एक ग्रांट और अप्रोप्रिएशन शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली टू कवर द चार्जेस इंक्लूडिंग लायबिलिटीज इफ एनी ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल ईयर व्हिच आर टू बी
paid during the current financial year. No charges against a grant appropriation shall be authorized after the expiry of the financial year की जब expiry हो जाएगी कि 31 मार्च से स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, उसके बाद कुछ भी खर्चा इसमें से नहीं किया जाएगा। तीसरा, नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ exceeding the total grant or appropriation authorized by the state legislature by the law for the financial year, कि जो स्टेट ऑफ लेजिस्लेटर ने जो अप्रूव किया है आपको उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, द कंट्रोलिंग एंड द ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। यहाँ प्रोसीजर बताया गया है, यहाँ कुछ डायरेक्शंस दी गई है कि भाई जो डीडीओज है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो इन चीजों पर ध्यान देते हुए ये जो बजट आपको एलोकेट हुआ है इसको एक्सपेंडिचर करेंगे। फॉर ड्रावल ऑफ मनी द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल, पहली बात, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बिल्स फॉर चार्ज्ड एंड बोटेड एक्सपेंडिचर सेपरेटली। चार्ज्ड एंड बोटेड एक्सपेंडिचर के लिए अलग अलग करेंगे। आप जब बिल बनाते हैं तो उसमें भी कॉलम होता है दिया हुआ ऊपर, चार्ज बी भी ना पड़ता है या सी, वहां टिक लगाना पड़ता है। दूसरी बात, एंटर ऑन ईच बिल द कंप्लीट अकाउंट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मेजर हेड डाउन टू द ऑब्जेक्ट हेड ऑफ द अकाउंट। When a single bill includes charges falling under 2 or more object head, the charges shall be distributed accordingly. ठीक है। तीसरी, एंटर ऑन ईच बिल द प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अप टू द डेट अंडर प्राइमरी यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएशन। ये जो आप बिल भेजेंगे ट्रेजरी को उसमें टोटल भी कितना आप अभी तक का आपका खर्चा वहां उसको भी एंटर करेंगे। तीसरा, ऑल ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल मेंटेन ए सेपरेट एक्सपेंडिचर रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर एलोकेशन अंडर ईच मेजर एंड सब हेड ऑफ द अकाउंट विद विच दे आर कंसर्न। तीसरा, ऑन द 10th day of the following day, if it happens to be holiday of the each month, a copy of the entries made on in his register during the preceding month shall be sent by the officer maintaining to it. चौथा, the controlling officer shall maintain a broadsheet in the prescribed form to monitor the receipt of the return as specified in the foregoing clause. अगला, on receipt of return from the drawing and dispersing officer, the controlling officer shall examine them and satisfy themselves. उसको सेट देखेंगे वो, ठीक है जी। अगला आया था ऑल, चलो इसके बाद जो है ये मोटा मोटा हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा रूल 38 में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ लायबिलिटी रजिस्टर फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल और एक्सपेंडिचर। भैया आप लायबिलिटी रजिस्टर को भी मेंटेन करेंगे ताकि इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके। 29 बोलता है कि पर्सनल अटेंशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। पर्सनल अटेंशन करनी है कंट्रोलिंग ऑफिसर ने ताकि हम अनाप शनाप खर्चा ना करें। 40 कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ग्रांट और अप्रोप्रिएशन एंड अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव। जो अथॉरिटी इसको एडमिनिस्टर कर रही है उसको पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। 41 है सरेंडर ऑफ सेविंग्स। ये भी कभी पूछा, ये क्या है सरेंडर ऑफ सेविंग्स? कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल सरेंडर टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट by the date prescribed before the close of financial year से पहले all anticipated saving noticed in the grants the appropriation controlled by them। जो उनके पास सेविंग हो रही है, जो खर्चा उनका ऐसा लग रहा है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में खत्म नहीं होने वाला, उसको सरेंडर करना पड़ता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके बारे में तो समय समय पर चिट्ठी भी भेजता है कि भाई आप अपनी सरेंडर सेविंग एंड सरेंडर की स्टेटमेंट भेजो, एक्सेस एंड सरेंडर की स्टेटमेंट भेजो। फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल कम्युनिकेट the acceptance of such surrenders are accepted by them to the head of the departments before the close of the financial year. The funds provided during the financial year and not utilized before the prescribed date shall stand lapsed बताया जाएगा at the close of the financial year or on prescribed date whichever is earlier।
जो भी पहले आता है। अगला बोलता है द सेविंग एज वेल एज प्रोविजंस विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड शैल बी सरेंडर्ड टू द गवर्नमेंट immediately when they are foreseen without waiting for end of the financial year, and no saving shall be held in reserve for future expenses। के लिए अगले साल के लिए आप रख ही नहीं सकते, इसलिए आपको जैसे आपको लगे कि हमारे पास ये एक्सेस है तो उसको जल्दी से जल्दी वही वापस आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा वापस भेजें, सरेंडर की रिपोर्ट भेजे। चौथा, रश ऑफ एक्सपेंडिचर पार्टिकुलरली इन द क्लोजिंग मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल बी अवॉइडेड। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इशू गाइडलाइंस टू अवॉइड रश एक्सपेंडिचर इन द क्लोजिंग। क्यों बचता है कभी कभी बजट अनयूटिलाइज रहता है? क्योंकि सारे लोग सोचते हैं पहले ढीले रहते, फिर मार्च में 31 मार्च आते आते मार्च में फिर रश पड़ जाता, तरह तरह के बिल, फलाने बिल विदाउट कंप्लीटिंग कोडल फॉर्मेलिटी से जो है उनको निकालने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी बच जाता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट समय समय पर ये डायरेक्शन देता है कि भाई रश नहीं बनाना है, आप क्वार्टरली अपने आप को एसेस कीजिए कि हमने इस क्वार्टर में कितना खर्चा किया और अगले आने वाले क्वार्टर में हमने कितना, यानी कि लास्ट क्लोजिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग मंथ है तो उस मंथ के लिए आप कोई बर्डन नहीं रखेंगे। ठीक है जी। अगला आया 42, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस। नो एक्सपेंडिचर शेल बी, यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली बात बताई गई है, नो एक्सपेंडिचर शेल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर on new service or new scheme not contemplated in the annual budget for the financial year except after obtaining the supplementary grant or on approval of the financial department or the planning department as their case may be। नई स्कीम पर बिल्कुल नहीं होगा, जो कि बजट के में मेंशन नहीं किया गया उन स्कीमों पर नहीं होगा। ठीक है, अगर करना ही है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। तीसरा, एडिशनल एंड अलॉटमेंट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। आपको एडिशनल और की अलॉटमेंट कैसे होगी? ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इनकरिंग द एक्सपेंडिचर शैल ऑब्टेन एडिशनल अलॉटमेंट बिफोर इनकरिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द एलोकेशन फंड्स। जो उनको पैसा दिया गया और अगर उससे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत है तो आप पहले सब उस पर एक्सपेंडिचर करने से ज्यादा खर्च करने से पहले आप अपनी अप्रूवल जरूर ले लें। अब आया 45, जिसमें 44 में हम चर्चा करेंगे रीअप्रोप्रिएशन फंड्स, 45 में इनइवेटेबल पेमेंट्स एंड 46 में कम्युनिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन फंड्स एंड 47 इसमें से है जो जरूरी है। आज हम इसके बारे में चर्चा करने के बाद जो है इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बारे में बजट कंट्रोल में क्या है उसके बारे में 7-8 पॉइंट है, उसकी चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। उसका जो डिपार्टमेंट है उसके लिए उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। This B, ensure that the public funds allocated to the department are used for the purpose for which they were allocated। भाई ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखेगा कि इंश्योर करेगा कि उसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स है वो उसी पर ही पैसा खर्च कर रहे हैं जिसके लिए वो जारी किया गया था। सी, वी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव efficient, economic and transparent manner of use of the funds of department in achieving the stated objective of the department while complying with performance standards। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को अपनाएगा, यानी कि सारी कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेगा बिफोर एक्सपेंडिचर करने से पहले, जिसमें कि इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए कि किसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, एफिशिएंट भी होना चाहिए कि अगर आपने खर्चा किया है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए कि जितने की चीज थी क्या उतने की है कि ज्यादा की तो नहीं खरीद रहे, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ ज्यादा किया जा रहा है। तीसरा डी, अपियर बिफोर द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड एनी अदर लेजिस्लेटिव कमिटीज फॉर एग्जामिनेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वो अपेयर होना पड़ता है बिफोर द पीएसी के। ठीक है, रिव्यू एंड मॉनिटर रेगुलरली एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट असाइन टू द डिपार्टमेंट, उनका रिव्यू भी लेना है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव इशूड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की है उसके लिए भी। जी, एंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मेंटेन्स फुल एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अडॉप्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर दैट एट ऑल टाइम्स अफोर्ड इंटरनल कंट्रोल।
H. Ensure that the department follows the guidelines, government procurement procedure for procurement of goods and services and for execution of works and implement in a fair, equitable, ट्रांसपेरेंट, कम्पिटेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो इस भाग 1 में दी गई है कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसे करना, किस तरह से खरीद फरोख्त की जाए, उसके बारे में मैकेनिज्म डेवलप करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसमें टेक इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट स्टेप टू एंश्योर दैट डिपार्टमेंट कलेक्ट्स ऑल मनी ड्यू टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को जाने हैं वो मनी कलेक्ट करेगा। दूसरा, अकाउंट्स फॉर ऑल मनी कलेक्टेड, उनके अकाउंट्स बनाएगा। तीसरी बात, अवॉइड अनऑथराइज, इरेगुलर एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये लास्ट में जो बात बताई गई है कि भाई अवॉइड करना है अनऑथराइज, जिसके लिए आपके पास पावर नहीं है उस एक्सपेंडिचर को नहीं करेंगे। जो रेगुलेट नहीं हो सकता है, इरेगुलर है, उस पर भी आप खर्च नहीं करेंगे। और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जिसका कोई फायदा नहीं है, उस पर भी आप रोक लगाएंगे, अवॉइड करेंगे। तो आज इतना ही। आने वाले समय में हम आगे चर्चा करेंगे इससे आगे, और तब तक के लिए शुक्रिया।